नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, मेरे हिसाब से इसको मैं एज ए टॉपिक लेता हूं क्योंकि मैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के नाम से चैप्टर को जानता हूं। तो इसमें हमने एटम्स के बारे में पूरा पढ़ लिया और एटम्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था। एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर का एटॉमिक मॉडल, स्पेक्ट्रल सीरीज और आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस बनी है वो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एक्सप्रेशन, रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, स्पेशल फार्मूले जो हैं वो फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए और उनके बेस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल करना आ जाना चाहिए। फिर उसके अलावा 1/λ वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले क्वेश्चन में। 1/λ वाला क्वेश्चन खासतौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वो क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बल्कि चैप्टर के तौर पर लिखिए आप इसको, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एटम्स एंड न्यूक्लियाई के दो पार्ट हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर, बचा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में मोटे मोटे तौर पर जो सिलेबस में है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं जानता कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मतलब किन्हीं दो चीजों, मतलब किस किस चीज से मिलकर बनी है वो चीज। अगर हमें किसी भी चीज का कंपोजिशन पता करना है, इसका मतलब वो चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो बताओ न्यूक्लियस किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब जो चीज फालतू है लिखवाने की जरूरत नहीं, उसको लिखवाऊंगा नहीं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? तो न्यूक्लियस जो बना है वो दो पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बस इसमें मोटे मोटे तौर पर आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। प्रोटॉन का मास बताएगा कोई मुझे? जल्दी जल्दी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 के आगे 7 × 10⁻⁴ kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन, अरे नहीं नहीं, ये भी यही होता है, अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले। समझ में आ गई बात ना? चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0। सर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई नहीं? अब आप कहेंगे सर ये न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही और प्रोटॉन का मास भी उतना ही, थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा पॉइंट के बाद डिफरेंस आता है। प्रोटॉन का मास में और न्यूट्रॉन के मास में पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पॉइंट के बाद, मतलब 1.67 के बाद जाकर के हल्का फुल्का डिफरेंस आता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है, थोड़ा सा। समझ में आ रही बात ना? ओके, तो पहली बात तो न्यूक्लियस जो है वो दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, मास मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों मिलकर कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। फिर हम कहते हैं सर एक चीज और पता होनी चाहिए, बेसिक सी, एटॉमिक नंबर, किसी भी पार्टिकल का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बशर्ते कि वो पार्टिकल कैसा हो, आइसोलेटेड हो, पार्टिकल हो, आयंस ना हो, ठीक है ना? तो कोई एक आइसोलेटेड पार्टिकल के लिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मास नंबर, मास नंबर कितना होता है? तो हम कहेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए शुरुआत तो लेकिन करनी पड़ती है ना। लिखें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना? NEUTRON, ओके, न्यूट्रॉन। यानी कि A बराबर, बोलिए, A बराबर P प्लस N, ये हो गया फॉर्मूला। A मतलब मास नंबर, ठीक है? मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ पा रहे हो? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक और बात बताइए जल्दी से, आइसोटॉप्स, जो मुझे लग रहा है कि आपको आता है उसको मैं जल्दी से खींच रहा हूं बस। आइसोटॉप्स, वेरी गुड, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि दो आइसोटॉप सेम एलिमेंट के होते हैं, हमेशा दो आइसोटॉप सेम एलिमेंट के होते हैं, सही है गलत? द टू आइसोटॉप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक एटॉमिक नंबर। तो हम कहेंगे यस सर, सही है, दोनों सही हैं, ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं समझे? हर बार देखो इसके स्पेशली क्वेश्चन नहीं कराए जाते, ऐसे ही हर बार जहां जहां लगता है कि यार ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसको आप अपने दिमाग में खुद ही फ्रेम करिए, खुद ही उसका आंसर ढूंढिए, ठीक है ना? भाई मैंने क्या कहा, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता हो,
तो भाई सेम एटॉमिक नंबर रखने वाला, ऐसा नहीं होता कि दो अलग अलग एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर हो जाए, हो ही नहीं सकता। कार्बन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, चाहे उसका आइसोटॉप्स 6C12 वाला हो चाहे 6C14 वाला हो। समझ में आ रही बात ना? तो आइसोटॉप्स मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो पक्का वो एक ही एलिमेंट के दोनों आइसोटॉप्स होंगे, वो सिमिलर एलिमेंट होगा, वो कभी दो अलग अलग एलिमेंट का नहीं हो सकता। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट के होंगे, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो क्या हो गया? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्या आप मुझे एक दो एग्जांपल दे सकते हैं आइसोटॉप्स के? 1H1, 1H2, 1H3, दीज आर आइसोटॉप्स। अब देखो तीनों एक ही एलिमेंट के हैं कि नहीं? एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 1 और सर इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। क्लियर? बहुत अच्छे। फिर आइसोबार्स की बात, अच्छा एक आध और ले लो। 6C12, 6C14, 7N14, 7N कितना होता है? 18 कहाँ हो जाएगा? 7 का 7N14, 7N16 या 14, 15 होता होगा, छोड़ो। ओके 8O16 और बोलो ऑक्सीजन के भी होते हैं? ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स होता है? पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो छोड़ दो, नहीं तो दो तीन बस बहुत हैं, ठीक है? चक्कर ना पड़ो। किसका बच्चे? इसका 15 होता ना, मुझे भी 15 लग रहा था। 7N14 और 7N15। ओके खत्म। और भी है, ऐसा नहीं है, परेशान होते, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में आएगा भी नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ। फिर वही कहेंगे आप ये मत कहना कि सर ये आएगा नहीं तो बता क्यों रहे भाई। हमें फाउंडेशन तो डालना ही पड़ेगा ना, बिना फाउंडेशन के हम इस चैप्टर के अंदर घुस जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। सीधे उठाऊं मैं और जाते ही आपको कहूं कि एनर्जी मास रिलेशन ये आएगा सीधे पेपर में, तो भाई वहां से स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन वहां से मत स्टार्ट करिए, पहले थोड़ा समझिए, ठीक है ना चीजों को। आइसोटॉप्स हो गया, फिर आपका आ गया क्या? आइसोबार्स। तो सर सेम मास नंबर, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एग्जांपल बताओ जिनका मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। सर आर्गन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 18Ar40 और 20Ca40। सही है? और बताओ। ठीक है, 6C14 और 7N14। नहीं समझे? 6C14 भी तो एक एलिमेंट है, 6C14 और 7N14, तो इनके मास नंबर सेम है लेकिन सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है ना? और भी ले सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? अभी कोई डाउट है? नहीं। और ले लेना एक दो, ठीक है ना? और क्या? 1H2 वाला ना, और हीलियम का क्या होता है? उसका 2He4 होता है बच्चे, है ना? ये नहीं होगा। और बताओ, और बताओ, और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, खत्म करो, नेक्स्ट लिखो। और क्या है इसके बाद? क्या बचा? ये तो लिख लिया होगा। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स हो गए। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं? वेरी गुड, द टू एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत शॉर्ट में करके लिखवा रहा हूं ना चीजों को। विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना? चलो जी खत्म करो। ऐसे एलिमेंट जिनका, अब बाद में देख लेना कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। सर हमें मास नंबर दे रखा होगा, एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, तो हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके क्या कर देंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन के इक्वल होता है ना बच्चे, तो प्रोटॉन को माइनस करके तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, या प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, तो मास नंबर में से प्रोटॉन्स की संख्या माइनस करो या एटॉमिक नंबर माइनस करो, क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। तो दो अलग अलग एलिमेंट के न्यूट्रॉन चेक करो, अगर वो इक्वल हुए तो वो एक दूसरे के आइसोटॉन्स कहलाएंगे। आइसोटॉन्स, क्लियर? एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, लेकिन ये तो केमिस्ट्री में चला गया, अब छोड़ो, इसकी जगह बना। वैसे होता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम हो, क्लियर? जैसे O- और N-, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। O-, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन माइनस माइनस होने की वजह से 10 आ गए उसके पास। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उस पे N-, होने की वजह से 10 हो गए, तो 10-10 बराबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्लियर? यहां तक कोई मसला, कोई मुश्किल बात बची नहीं, ठीक है ना? तो इसके जस्ट आगे बढ़िए और हेडिंग डालिए साइज ऑफ न्यूक्लियस। यहां से थोड़ा लिखना पड़ेगा चीजें, है ना? लिखिए
ये भी आपने नोट डाउन कर लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जितना आपको आना चाहिए उतना मैंने बता दिया, ठीक है ना। इतने तक कम से कम इतना पता होना चाहिए। हाँ बहुत बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा परेशान होने की नहीं है। लेकिन जो हाँ जितना है बस उतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास का है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास का, ठीक है ना। हाँ वो नहीं है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है। लिखे साइज ऑफ न्यूक्लियस, हेडिंग डाला साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, लिखें द साइज ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, द साइज ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, द साइज ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन मेजर्ड with the help of a variety of experiments. The size of nucleus has been measured with the help of a variety of experiments. A variety of experiments involving the scattering of particles. Involving the scattering of the particles. Such as involving the scattering of the particles such as neutrons, comma protons, comma electrons, etc. ठीक है। The size of nucleus has been measured with the help, बहुत कम है इस चैप्टर में, जितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। क्योंकि जब इतना छोटा साइज हो गया चैप्टर का तो इसका मतलब जो बचा वो इंपॉर्टेंट ही बचा है, ठीक है। तो क्या लिखा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स involving the scattering of particles such as neutron, proton and electrons, etc. यहां के बाद लिखिए from all these experiments, इन सभी experiments से ये पाया गया, from all these experiments it is found that, from all these experiments it is found that the volume of the nucleus, from all these experiments it is found that, from all these experiments it is found that the volume of the nucleus is, from all these experiments it is found that the volume of the nucleus is directly proportional to, volume of the nucleus is directly proportional to the number of nucleons, is directly proportional to the number of न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए मास नंबर, बहुत अच्छे, मास नंबर, ठीक है। क्या कहा इसने कि हर एक एक्सपेरिमेंट से यह पाया गया कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस एलिमेंट का मास नंबर जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस, ब्रैकेट के बाद लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस, ये तो मैंने लिखवा दिया बीच में अलग से मास नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस, कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस, ओके। अब बताओ, लिखो अगले लाइन में, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर ए, इफ कैपिटल ए, ये चैप्टर असल में ये टॉपिक ही लिखा, सबसे पहला ही टॉपिक यही लिखा हुआ है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। पहला लिखा है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, वो मैंने करा दिया, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक लिखा है साइज ऑफ न्यूक्लियस, समझ मारी बात ना, सिलेबस में। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस फोकस करिएगा इस पर, मतलब इसको ये मत सोचना यार इतना, ये तो बहुत आसान सा है, यही इंपॉर्टेंट है, चाहे ये आसान है चाहे टफ है, इससे कोई मतलब नहीं कि टफ नहीं है तो मुश्किल है, मतलब यानी कि आसान, कोई चीज आसान है तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जब सिलेबस में ही बस उतना ही है तो फिर काहे लिए टेंशन लेना, ठीक है। तो क्या लिखा उसने, मैंने लिखा इफ आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड, हाँ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विद मास नंबर कैपिटल ए, विद मास नंबर कैपिटल ए, देन बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है तो इसका वॉल्यूम मतलब कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के, मास नंबर मतलब कैपिटल ए, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब अगर मैं यहां से इसको एक
कांस्टेंट में बदलने की कोशिश करूं तो, या फिर अभी रहने दो। अब हमने कहा कि सर यहां से आ जाएगा आर क्यूब। अब बताओ ये सारे टर्म क्या हैं, कांस्टेंट, तो भाई इनसे क्या लेना देना, तो हम कहेंगे इसका मतलब आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहां पर ये कांस्टेंट आर नॉट के इक्वल होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ए की पावर 1/3, क्यूब हटा के उधर पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। मुझे पूरी उम्मीद बात समझ में आ रही होगी। आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट, खाली आप इतना लिख दो बस, है ना, वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाई आर नॉट इक्वल टू कितना होता है 1.1 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है ना, 1.1 इंटू 10 की पावर -15, ओके। It is where R naught is constant and it is known as nuclear unit radius, nuclear unit radius, एक अलग सा नाम दिया इसको, ठीक है ना, where R naught is constant and it is known as nuclear unit radius, ठीक है ना, R naught is known as, है ना, nuclear unit radius, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वैल्यू याद रखना है 1.1, याद भी रखने की तो अपने पेपर में दे देता है क्वेश्चन अक्सर, मतलब जब उसको अगर कुछ निकलवाना होगा तो 1.1 इंटू 10 की पावर -15 आर नॉट की वैल्यू, ठीक है ना। बोलो कोई डाउट तो, ये जो यूनिट है ये मतलब क्या, 10 की पावर -15 कितने के इक्वल होता है, 10 की पावर -15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी होता है। तो ज़्यादातर जो हम न्यूक्लियस की रेडियस वगैरह नापते हैं हम फर्मी में नापते हैं, मीटर बराबर कितना होता है 1 फर्मी, ठीक है ना, इसलिए ये तो खैर बहुत छोटी होने की वजह से ये अलग से लिख लीजिएगा, 10 के पावर -15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी, तो फर्मी लेवल की होती है, ठीक है ना, क्या न्यूक्लियस का साइज, इतना ही जानना है बस इसमें, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल लिखिए एक छोटा सा, हाँ बच्चे, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। अब ऐसे किसी भी पूछ सकता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस गिवन दैट आर नॉट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -15, आर नॉट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। चलो जी बताओ, हाँ अब देखो पहली बात तो जनरली देगा, अगर ऑक्सीजन टाइप हुआ तो यार क्यों देगा भाई, सबको पता होता है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ आपके पास, मतलब कोई भी इस तरह एल्युमिनियम हो गया, तो मतलब जो कॉमन है उसकी नहीं देगा। अगर उसको देना पड़ गया कोई, मान लो कि उसने अचानक से दे दिया प्लेटिनम, तो भाई उसकी दे देगा, ठीक है ना, गोल्ड दे दिया उसका दे देगा आपको मास नंबर, वो सब बाकी चीजें देगा, परेशान मत होइए। अगर कोई भी ऐसा न्यूक्लियस पूछेगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसको दे देगा, ठीक है ना, क्लियर। रोडियम का सिंबल क्या होता है, रोडियम नहीं, आर नहीं होता, RH होता है, RH रोडियम, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा, तो रोडियम एक खास एलिमेंट है, किस मामले में है पता है कुछ, छोड़ो जाने दो अभी, परेशान मत हो, जब मैं पढ़ाऊंगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तब देखेंगे, ठीक है ना। अरे इन सब मामलों में है ना, इनमें कोई मिलेगा बहुत ज्यादा टफेस्ट, इनमें कोई मिलेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, इस तरह से, हाँ उसमें जो भी है, ठीक है ना, कोई मिलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई, क्योंकि डी हाईएस्ट, ऐसे करके वर्ड बहुत मिलते हैं इसमें सुपरलेटिव डिग्री काफी आ जाती है डी वाले में ना, तो ये मैं कहने का मतलब है, ठीक है ना। खैर चलो बताओ, जल्दी निकालो बच्चों, जल्दी निकालो। अब ये देखो इसने अजीब सा दे दिया, इससे अच्छा होता है ये किसका देता, हाँ 27 किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, नहीं समझे, एल्युमिनियम का कितना होता है 27। तो अभी पहले आप ऑक्सीजन का निकाल लो, फिर मैं एल्युमिनियम का निकालूंगा। आर बराबर कितना आएगा बच्चों, आर नॉट ए की पावर 1/3, तो आर नॉट 1.1 इंटू 10 की पावर -15, ए की पावर, ए कितना है भाई अभी ऑक्सीजन का, नहीं मास नंबर कितना होता है
16 होता है। तो सर ये हो जाएगा 16 की पावर 1/3। अब 16 की पावर 1/3 आपको नहीं पता है तो चिंता मत करना, निकल आएगा। कैसे करके? log r बराबर log ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 16 की पावर कितना 1/3। ठीक है ना, क्लियर है? हो जाएगा क्या? नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता नहीं। चलो कर लोगे आगे? वैसे देगा नहीं इस तरह का, मैंने पूछा ना कि ढूंढ ढांड के देगा। ये बताऊं, देखो सुनो, आपको जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, पावर वावर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दी हो जिसको आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो लॉग का सहारा ले लीजिए। लॉग का सहारा लेना मतलब हमने लॉग लिया दोनों साइड, लॉग लेने के बाद ये बन गया log r इसको टू log ऑफ दिस बन गया। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे log m इंटू n इंटू p, log m इंटू n इंटू p, मतलब ये हो जाएगा सर क्या, log r बराबर log 1.1 प्लस log 10 की पावर -15 प्लस ये हो जाएगा सर कितना 1/3 टाइम्स ऑफ log 16। नहीं समझे? अभी समझ में आ रहा है? अब क्या लिखूंगा सर, log 1.1। तो अगर आपके पास टेबल होगी तो आप इसको लिख देंगे 0.11 के आगे नीचे है, 0 के नीचे देखेंगे। टेबल याद करा थी मैंने, टेबल बता देखना सिखाई थी मैंने। अरे मिलती है यार, क्या बात कर रहे हो, बोर्ड में मिलेगी। अब बोर्ड में मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो पक्का देगा वैल्यू इसकी, चिंता मत करिए। फिर वो तो मैं कह ही रहा हूँ भाई, निकालना तो मैं वैसे मैंने दोनों तरीके सिखाए हुए हैं। टेबल नहीं होगी मैं तो इसको पूरे को निकलवा दूंगा मैं तो, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे कर, अभी तो log 1.1 मतलब इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1.1 की वैल्यू 0, 0.0 के आसपास ही कुछ आएगी, आप ऐसा कुछ रख दो, हो गया खत्म, 0.003। अब इसकी कितनी हो गई -15 log 10 की वैल्यू 1, फिर ये 1/3 log 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा सर 4/3 टाइम्स ऑफ log 2, 4/3 टाइम्स ऑफ log 2, log 2 की वैल्यू 0.3010। तो ये सब कुछ रखने के बाद आपको मिल जाएगा log r की वैल्यू, log r इक्वल टू इतना आ गया। हमें r निकालना है तो log को साइड भेज के एंटी लॉग में छोड़ दो आंसर। अगर टेबल नहीं मिली तो ऐसे ही छोड़ दो, टेबल मिल गई तो देख करके बता दो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल चांस नहीं है इस बात के कि ये क्वेश्चन आएगा, कारण क्योंकि वो उसे देना ही होगा तो वो ऐसा देखे ना जिसमें कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा हो। कहाँ के लिए टेंशन लेनी है, उसको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जानना है। फिजिक्स में ज्यादा नहीं दिमाग लगाते वो लोग कि बिना बात का कैलकुलेशन पकड़ा दें आपको, समझ गए ना? वो आपको ये ऐसा कोई ना कोई नंबर दे देगा, अगर पूछने का ही मन होगा कि जिसका परफेक्ट क्यूब बनता हो, जैसे एल्युमिनियम का मास नंबर 27, तो यहाँ 27 की पावर 1/3 तो उसका 3 आ जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर ही पूरा किया ना जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -15। एल्युमिनियम का बिना सॉल्व किए पता लग गया हमें। एल्युमिनियम का न्यूक्लियस की रेडियस, एल्युमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस 3.3 इंटू 10 की पावर -15। समझ में आया कैसे आ गया? सर हमने फॉर्मूला लगाया r बराबर, अब ध्यान लगाओ दीप्ति, मान जाओ मेरे बच्चे, ये बहुत छोटा सा टॉपिक चैप्टर है, बहुत थोड़ी सी चीजें इसके अंदर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बोला जा रहा है ना समझ लीजिए सब इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि मैं खुद ही इस समय जो है ना एक भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ही नहीं। अब बचे हुए चैप्टर्स है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाने का मेरा मन ही नहीं है, कारण क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि अब इसको एक्स्ट्रा पढ़ाने से बेहतर है कि हम इसको कवर करें जल्दी और फिर रिवाइज करें। समझ मेरी बात ना? उस पर बिना बात ज्यादा समय खपाने से अच्छा रिवीजन कर लें, ठीक है ना? तो R0 की वैल्यू 1.1 इंटू 10 के पावर -15, और ब्रैकेट में रखेंगे अगर यहाँ एल्युमिनियम हुआ तो 27 की पावर 1/3। सर 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 3 9 3 27। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लेना, 27 को लिख लेंगे 3 की पावर 3, उसकी पावर 1/3, तो 3 इंटू 1/3 कट जाएगा, बस केवल 3 बचेगा, और 3 का मल्टीप्लाई जब 1.1 में करेंगे तो 3.3 इंटू 10 की पावर -15 आंसर आ जाएगा। क्लियर? और इसके अलावा अगर उसका मन हुआ तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेगा जिसका एटॉमिक नंबर 81 हो, 81, उससे कुछ नहीं होने वाला। हो जाएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट, 81 का क्यूब रूट भी डायरेक्ट नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो फिर क्या देगा? 27 देगा, नहीं तो 64 देगा, नहीं तो 125 देगा। सिंपल, सीधे साधे, नहीं समझे? अगर 125 दे दिया तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1.1 मतलब 5.5 इंटू 10 की पावर -15 हो जाएगा। क्लियर? अभी कोई डाउट है? हाँ हाँ, जो भी आ रहा छोड़ो। अच्छा, इसके हिसाब से इसका आ रहा देखो अब आंसर 2.77 और तुम्हारा है 2.63, बस इतना आ गया ना, काफी है, इसके करीब ले आओ, काफी है वो। इसका आंसर आ 2.77 इंटू 10 की पावर -15। हमारे इस अप्रोक्सीमेशन को लेने से आंसर आ रहा है 2.63 या 67 के आसपास, तो 2.67 और 2.77 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? अरे समझ गए ना?
हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, अगर टेबल मिल जाए तो और अच्छा कर देते उसको। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े, जल्दी नोट कर लो 23 साथ। फिर अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक डालिए जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी, ये तो मिटा दूं। ओके, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी बढ़े, हो गया बच्चों, बढ़ जाए ना, लिखे न्यूक्लियर डेंसिटी। देखिए लिखिए, इफ वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, जनरली हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं। इफ वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, अगर हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लेक्ट कर दें तो इसका मतलब बचा हुआ मास कहां होगा, न्यूक्लियस पर होगा। देयरफॉर, है ना, इफ वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ एन atom, mass of electrons of an atom, then the whole mass of that atom lie on the nucleus, then the whole mass of that atom lie on the nucleus, then the whole mass of the atom lie on the nucleus, the whole mass of the atom lie on the nucleus, okay, constituted by the nucleons, constituted by the nucleons, ठीक है ना, होल मास ऑफ द एटम, होल मास ऑफ द एटम लाई ऑन द न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूक्लियॉन्स, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूक्लियॉन्स, ओके। देयरफॉर मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, NUCLEUS, ठीक है ना, NUCLEUS, nucleus, mass of the nucleus of the atom, mass of the nucleus of the atom of mass number A, बताओ कितने के इक्वल होगा भाई, ध्यान लगाओ। A जो होता है ना, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, मैंने आपसे पूछा कि किसी एक एटम का मास कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम के एटम का मास, देखना चाहूंगा कौन बताएगा मुझे। हाँ अंशु, कैल्शियम के एटम का मास क्या, क्विंटल? हाँ वेरी गुड, बस यही सुनना चाह रहा था मैं, ठीक है ना, तो फिर सही बोलो ना, 40 क्विंटल, 40 किलो, 40 टन, क्या तो 40 AMU, 40 ग्राम भी नहीं, 40 ग्राम भी नहीं, 40 AMU। सर ध्यान सुनिएगा, पहले मैं बताता हूं, Na atoms is equal to, Na atoms is equal to मास नंबर इन ग्राम। नहीं समझे? अरे जब किसी एटम के Na एटम मिलते हैं, Na एटम, तब उनका मास ग्राम में आता है। जैसे अगर मैं कहूं कैल्शियम के Na एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर कैल्शियम एटम लेंगे तो उसका मास 40 ग्राम होगा। तो एक एटम का मास 1/Na ग्राम होता है। छोड़िए, बात खत्म करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम 1/Na ग्राम, सॉरी, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू A/Na ग्राम। नहीं समझे? बोलो क्या किया मैंने, क्यों किया? क्योंकि 40 AMU है और 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। तो किसी भी एटम का मास, जो हम ये याद करते हैं कि कार्बन का 12, तो 12 AMU, 12 AMU, ग्राम में भी नहीं है। AMU बहुत छोटी यूनिट है, ये बहुत ही छोटी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। ये कितने के इक्वल होती है सर? 12 को जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तब जाकर, और एवोगैड्रो नंबर बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, 6.022 × 10⁻23,
समझ गए ना? तो इसका मतलब सर जब हम लोग इस 12 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तब वो ग्राम में बदलता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे। तो अगर मैंने आपसे पूछा एटॉमिक मास, अच्छा 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम, और 1/Na ग्राम मतलब कितने के इक्वल, डायरेक्टली लिखवा दे रहा हूं आज, है ना? उसके बाद याद रखना 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये बच्चों ध्यान नहीं लगा रहे हो, अगर नहीं समझोगे तो बाद में पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत आसान है, और फिर भी गलतियां होंगी अगर आपसे, तो यार इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। -27 क्या किलोग्राम, नहीं समझे? आज के बाद याद रखना 1 AMU इतने किलोग्राम के इक्वल होता है। हालांकि मैं इसको और भी आगे लेके जाता यूनिट तक, और आगे डेसिमल के और आगे। क्यों? क्योंकि अभी हम जब जैसे ही आगे पढ़ेंगे मास डिफेक्ट और एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, तो हमें ना पॉइंट के आगे 6 पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि भैया यहां मासेस में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आते यार। मैं कह रहा हूं अगर आपने किसी चीज में 1 एटम बढ़ा दिया, पता भी नहीं चलेगा कि मास इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन भाई वैल्यू तो रखता है, क्योंकि अब हम बात न्यूक्लियस की कर रहे हैं यार। एटम से भी छोटे, एटम के भी अंदर रहता है न्यूक्लियस, तो एटम से भी छोटी चीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही माइनर लेवल पे जाना, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाना पड़ेगा। समझ गए ना? बोलो पकड़ में आ रही बातें? बहुत अच्छे। तो एटम क्या बताया मैंने? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर ए। बताओ अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर ए है तो उसका मास कितना होगा किलोग्राम में? तो हम कहेंगे सर इतना होगा, क्योंकि मैंने कहा जितना मास नंबर होता है उतना ही उसका मास AMU में होता है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कार्बन का एक एटम का मास, आपने जवाब दिया 12 AMU। मैंने कहा भाई मुझे AMU में मत बताओ, किलोग्राम में बताओ, तो आप बोलेंगे सर 12 AMU और 1 MU इतने के इक्वल, तो बस इसका मतलब 12 इंटू दिस। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब A इंटू 1.6605, उसके आगे भी लिखवा देता हूं, चलो 65, ठीक है ना? 1.660565 इंटू 10 की पावर -27। अरे भाई आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इन किलोग्राम, ये अब किस में आ गया? किलोग्राम में। क्लियर? क्या ये बात सबको डाइजेस्ट हो रही है कि किसी भी एटम का टोटल, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का, हमने इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया। न्यूक्लियस का मास इतना होता है, मींस उसका मास नंबर इनटू इतना किलोग्राम। खत्म मत, क्योंकि ये 1 AMU की वैल्यू है। सिंपल बात खत्म। हर एक एलिमेंट का आप जानते ही हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे। मैंने पूछ लिया भाई, ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास बताओ, तो आपका जवाब होगा सर 16 इंटू दिस किलोग्राम, अदरवाइज 16 AMU। और 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम। 1/Na को डिवाइड करके ये वैल्यू आई है। 1/Na को डिवाइड करके पहले ग्राम में आएगा, फिर उसको किलोग्राम में बदला। नहीं तो आपको लगेगा सर Na में तो होता है 10 की पावर 23, तो ऊपर जाके होना चाहिए 10 की पावर -23। ये 10 की पावर -27 कैसे हो गया? तो भाई ग्राम था वो, ग्राम, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो ग्राम को फिर से किलोग्राम में बदलना होगा तो और 1000 से डिवाइड कराएंगे, तो 10 की पावर -27 तक चला जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छे। चलो जी, अब ये तो हो गया, आपको मिल गया मास। और इफ R इज द रेडियस, बोलिए, इफ R इज द रेडियस, इफ R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। इतनी इंटेंसिटी के साथ इन चैप्टर को पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं तो ये ऐसे ही बस जल्दी जल्दी करा खत्म कर दिए जाते हैं। R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, देन वॉल्यूम बताइए कितना होगा? देन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अरे भाई अच्छा, मैं ये मास और वॉल्यूम क्यों पता कर रहा हूं? सर डेंसिटी का फॉर्मूला जानता हूं ना मैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे मास मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए, तो मैं आराम से डिवाइड करके डेंसिटी निकाल दूंगा। न्यूक्लियर डेंसिटी तो पता करने जा रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर की डेंसिटी कितनी होती है। तो सर न्यूक्लियस कितना, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा कितना? 4/3 आया। अब मुझे बस बता दो न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू सर हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा सर मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हाँ क्या पेपर है? कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ओके चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बताओ मास ऑफ न्यूक्लियस कितना?
सर A इंटू 1.660565 ऐसे ही है ना, हाँ 565 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रही है बातें? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आर नॉट की वैल्यू रख देंगे, मतलब ये आ जाएगा कितना, A इंटू 1.660565 अपॉन सर 4/3 पाई आर नॉट इंटू A की पावर 3 आ जाएगा। अच्छा हाँ सॉरी, A की पावर 1/3। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। आर नॉट A की पावर 1/3। सही है, सही है, सही सही है ना। आर नॉट A की पावर 1/3 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। अब बताओ बच्चे, ये एक A से A कट जाएगा ना, A क्यूब, हाँ मैं कह रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा भाई, ये बिल्कुल मत भूल जाइएगा, ये बड़ी गलती होने जा रही थी, ठीक है ना। ओके, अभी देखो तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, A की पावर 3/3 A, और ये भी क्या A, सब खत्म, तो कितना बचेगा, ये बचेगा सर 1.660565 इंटू 10 की पावर -27, मतलब कुल मिला जुला कर मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये बताने की कोशिश यही कर रहा है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ध्यान सुनिए, अगर उसने बोला द न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा ना, द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम है विल बी सेम, द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम विल बी सेम, और फिर रीजन लिख दिया सिंस द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ऑफ द एटम। तो दोनों सही भी हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। बोलो बस में कि नहीं, अभी हो जाएगा प्रूफ ना। A की पावर 3 से A की पावर 1/3 की पावर 3 A बन जाएगा, ये बन जाएगा A से A गायब, ये बचेगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। बताओ पाई भी कांस्टेंट, आर नॉट भी कांस्टेंट, वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जहां मैं मना कर रहा हूं दिमाग न लगाओ वहां मत लगाना, ठीक है ना, यहां जरूरत नहीं है। इंटू में कितना आ जाएगा 3, अपॉन में कितना 4 इंटू 3.14 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था, -15 था, आई नोट की वैल्यू -15 की पावर, बोलो ना भाई 3। इस सब को सॉल्व कर लेंगे, इस सब को सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 2.97 इंटू 10 की पावर 17। 2.97 कैसे आएगी 17, ये सर यहां से 30 तो यहीं से आ जाएगा, और ये माइनस का 27 ये है, सब होने के बाद कितना आ जाएगा 2.97 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा हुई ना, वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा हुई ना बहुत कम है, कम नहीं बहुत ज्यादा कम है यार। वाटर तो खुद कितने सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो एक एटम का न्यूक्लियस है। वाटर का एक मॉलिक्यूल खुद 3 एटम से मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, तो भैया बहुत कम है, ये बहुत ही कम है न्यूक्लियर डेंसिटी। अरे नहीं सॉरी, न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब साइज बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 10 के पास 17 आएगा, नीचे हाँ नीचे आ रहा था ना बच्चे 45, और ऊपर जाके 45 17, तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना, मतलब 45 और 27 है। अरे भाई सॉल्व करो यार, आ जाएगा आंसर। तुम काहे ले चक्कर पढ़ रहे हो, वैल्यू याद करो डायरेक्ट। 2.97 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा, मतलब कुल मिला जुलाकर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, अनलिमिटेड डेंस कह सकते हैं आप इसको। कितना डेंस है ये, यदि इसके प्रोटॉन्स इतने ज्यादा डेंस हैं इसका कहना नहीं, ठीक है ना, करीब है। हाँ न्यूट्रॉन स्टार्स भी कहते हैं उनको, है ना, चलो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 2.97 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मोटे मोटे तौर पर इसके नीचे लिख लीजिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। किसी भी एटम की न्यूक्लियर डेंसिटी उसके मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है।
हो गया भाई, बात ना करो यार, टाइम नहीं है इतना मेरे पास, बार बार आपसे कह रहा हूं टाइम नहीं है इतना। ये हो गया ना, समझ में आ गया। अगला हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ठीक है ना, आगे जाओ आगे जाओ, है ना। नेक्स्ट डालिए न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, बार बार कह रहा हूं, अगला हेडिंग डालो भाई, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब आप जान ही गए होंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। लिख लीजिए आप पहले तो ये मोटे से तौर पर, है ना। द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वो फोर्स जो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। कारण क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स मैंने कहा स्टेबिलिटी के लिए होता है। भाई हमने समझा, बहुत ध्यान सुनिए, बल्कि लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना। लिखिए, पहली बात आप मुझे बताओ, जो न्यूक्लियस पे कौन कौन रहते हैं? खुशी, न्यूक्लियस पर कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है? 0, मतलब न्यूट्रल होते हैं। और अगर 0 चार्ज है तो सर उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा। लगेगा, बोलो कौन सा लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी दो बॉडी हमेशा यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान सुनिए बच्चों, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर 2 चीजें रहती हैं, न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स चूंकि ना तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब अनचार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगता, लेकिन न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, लगता है। ओके जी, अब बचे कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन चूंकि सर सारे के सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इन पर कूलाम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, कारण क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स के बीच में कूलाम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। और सर न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लगेगा, दोनों लगेंगे। मास के कारण लगेगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज के कारण लगेगा क्या? रिपल्सिव फोर्स। बट द सर the Coulomb's repulsive force between the protons is about 10 to the power 36 times greater than the gravitational force between the two protons। मेरी बात को समझ में आ रही क्या बता रहा हूं? 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला Coulomb's repulsive force, Coulomb's repulsive force न्यूटन के अट्रैक्टिव फोर्स से लगभग 10 की पावर 36 टाइम्स ग्रेटर होता है। 10 to the power 36 टाइम्स, बहुत ज्यादा हो गया, अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हम इसका, इतना ज्यादा है ये, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर को ही इतना बड़ा नंबर माना जा रहा है। एवोगैड्रो नंबर खुद बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें 10 की पावर 23 होता है, इसमें 10 की पावर 36 है। मतलब 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स न्यूटन के अट्रैक्टिव फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर? अब सर ये समस्या खड़ी हो गई, लोगों ने कहना शुरू किया, अगर रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा है और अट्रैक्टिव इतना कम है, तो आखिर ये न्यूक्लियस स्टेबल कैसे रह रहा है इतने सारे प्रोटॉन्स को आपस में क्या करके? बांध के। जबकि न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस भी मौजूद हैं जिनका 118, 112, 115, 118 एटॉमिक नंबर है, हालांकि वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, उनको स्टेबल रखना इतना आसान नहीं हो जाता। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 95, 96 तक के तो आराम से स्टेबल रह ही जा रहे हैं ना, 91, 92 तक। 90 प्रोटॉन को रखने वाला 2 प्रोटॉन में इतना ज्यादा रहता है, तो सर 90 प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो इतने रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में ये अट्रैक्टिव फोर्स कुछ भी नहीं होता, इसलिए कंसिडर किया गया
एग्ज्यूम किया गया, एक इमेजिनरी, एक उस समय इमेजिन किया गया कि कोई ना कोई जरूर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स का साथ दे रहा है। मींस अट्रैक्टिव फोर्स के अकेले बस की बात नहीं थी इतने रिपल्शन को झेलना, लेकिन इसके अलावा कोई और फोर्स है जो कि इस रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। उस फोर्स के कारण ये प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बंध कर बैठे हुए हैं। समझ में आ रही बात ना? मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, दुनिया के मतलब अभी तक के वेल नोन फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब तक के हमारी साइंस जितने फोर्सेस को जान सकी है अब तक दुनिया में रहकर, उस साइंस के अकॉर्डिंग जितने फोर्सेस हम जानते हैं उन फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। आप सोच के देखिए आप, ठीक है ना? मतलब कितने दुनिया भर के हम फोर्स जानते हैं, ठीक है ना? क्लियर? मतलब 20 जेसीबी लगा दोगे ना अगर किन्हीं दो चीजों को, या मतलब 20 मतलब इधर से आप 20 ट्रक लगा दो, ठीक है ना? एक ट्रेन उधर से लगा दो, एक ट्रेन कुछ खींचने के लिए, तो भी इतना फोर्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है ना? कितना क्या बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? ओके, तो कहने का मतलब सिंपल सा है, प्रोटॉन को बांध के रखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है उन फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और ये फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स स्ट्रांग होगा, तभी ये बैलेंस कर पाएगा उसको। बोलो, इतने में कोई डाउट तो नहीं रह गया? बहुत अच्छे, लिखिए थोड़ा मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा लिख लीजिए। न्यूक्लियर फोर्स पहले आपने लिख ली डेफिनेशन, और फिर लिखिए इनसाइड द न्यूक्लियस, लिखें इनसाइड द न्यूक्लियस द कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स, इनसाइड द न्यूक्लियस द कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, inside the nucleus the Coulomb's repulsive force between the two nucleus, sorry, between the two protons, inside the nucleus the Coulomb's repulsive force between the two protons is about 10 to the power 36 times, is about 10 to the power 36 times as large as gravitational force of attraction, as large as the gravitational force of attraction, मतलब as large as the gravitational force of attraction, मतलब दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स से लगभग इतना गुना होता है, इतना ज्यादा होता है, ठीक है ना? ओके जी। therefore this small attractive force cannot balance, therefore this small attractive force cannot balance the repulsive force, ठीक है ना? cannot balance the repulsive force, hence there will be a large or strongest, therefore या hence क्या लिखा? hence there will be a large or strongest force exist against this repulsive force, a large or strongest force exists against this repulsive force, which is known as nuclear force, which is known as nuclear force, okay, which is known as nuclear force. Clear? बहुत अच्छे, लिखो the ratio of these three forces are, the ratio of these three forces, सबसे छोटा फोर्स ग्रेविटेशन, उससे बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स Fn, Fg, Fe और Fn के बीच का रेशियो होता है लगभग कितना? 1:10⁻36 रेशियो 10⁻38। क्लियर है इतनी बात? नोट कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल इंपैक्ट है, क्यों नहीं है? क्या इंपैक्ट है? न्यूक्लियस के साइज को और छोटा कर देता है, इसीलिए न्यूक्लियर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज का होता है, इतना स्मॉलेस्ट साइज हो जाता है न्यूक्लियस का
न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, बाहर वाला छोटा पड़ गया, अंदर वाला कम मजबूत हो गया, तो इसने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक बात। दूसरी बात, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, समझ में आ रही बात ना, तो उसको और भी रखना है, ठीक है ना, मतलब कुल मिला जुलाकर इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, मतलब जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा ही फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो प्रोटॉन इतने धसे हुए नहीं होंगे एक दूसरे में, इतने मतलब मजबूती के साथ मुट्ठी के साथ नहीं बंधे होंगे, ढीले ढाले रहते प्रोटॉन्स। लेकिन न्यूक्लियस चूंकि कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, अनलिमिटेड डेंस, मैंने पहले बताया अनलिमिटेड डेंस मींस इसके प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, वो इतना फोर्स लगाया था एज फार एज पॉसिबल, वो न्यूक्लियस को इतना छोटा करना चाहता है जितना हो सकता है। क्लियर भाई, अब ये सब मेजरेबल वैल्यूज है, ठीक है ना, लिखें बता, आई मीन एक्सपेरिमेंट करके मेजर की गई है, ठीक है। Fg Fn 1 into 10 के पावर 1:10 के पावर 36 रेशियो 10 के पावर 38। नेक्स्ट डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो मैं जानबूझ के थ्योरी इसके एक बार थ्योरी तक नहीं छोड़ रहा हूं, कारण मुझे लग रहा है इतना छोटा सा चैप्टर है, और ये कहने के लिए मैं छोटा को बड़ा बना देता हूँ ना, इतना छोटा होता नहीं है फिर। हाँ सही है, देखो उसको लगा हाँ रिलेट कर रही है बात, ठीक है ना, तो अब लेकिन बच्चे नहीं होगा है ना, मैं क्या बताऊँ है ना, फिर भी मैंने कहा ना मेरा छोटा भी इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। लिखो, मतलब मैं बार बार ये भी एहसास याद दिला रहा हूँ बार बार कि ये छोटा ही चैप्टर है, तब भी वो इतना बड़ा हो जाएगा कि क्लास के लेवल से कम से कम 3 गुने पेज में जाएगा, ठीक है ना। तो लिखे जरा, है ना, द न्यूक्लियर फोर्सेज, अच्छा क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। पहला लिखिए जल्दी से, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। पहला, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। स्ट्रॉन्गेस्ट तो समझ में आ गया भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इनसे ज्यादा कोई ताकतवर फोर्स नहीं होता, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। शॉर्ट रेंज फोर्सेज मतलब ये नहीं है कि दूर दूर के न्यूक्लियस का आप कहने लगे कि इनके बीच में क्या लगेगा, एक प्रोटॉन को आपने इधर रख दिया 10 किलोमीटर दूर, एक प्रोटॉन को उधर रख दिया, आप कहें इनके बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, इतनी दूरी पर रखे हैं भाई। शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। लिखिए, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, ठीक है ना। पहला तो हुआ न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, मतलब इस नेचर में पाए जाने वाले ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज है। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। तीसरा, न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज but contain a small component of repulsive force, but contain a small component of repulsive force, small component of repulsive force। जबकि ये सही मायनों में अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बीच में भी क्या पाया जाता है, रिपल्शन पाया जाता है, ठीक है ना, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर सैचुरेटेड फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सैचुरेटेड फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सैचुरेटेड फोर्सेज। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, चार्ज से कोई लेना देना नहीं इनका, ठीक है ना, चार्ज इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब एनपी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स भी, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स भी, और प्रोटॉन और प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नहीं समझे, एन एनपी और पीपी, नहीं समझे, तीनों इक्वल होता है। मींस भाई न्यूक्लियॉन्स जो है ना, न्यूक्लियस पर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो ये न्यूट्रॉन्स पर भी लगाता है फोर्स और प्रोटॉन्स पर भी लगाता है फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स पर लगता है, तो 2 प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा, 2 न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा, और 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा। मींस चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। इससे मतलब नहीं कि सर एक पे तो चार्ज है एक पे नहीं है,
सर इसमें दोनों पे ही चार्ज नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज लेने चार्ज से कोई लेना देना नहीं। आप चाहो तो इसके साथ में लिख लो छोटा सा है ना, NN, मतलब तीनों में सेम होता है, ठीक है। क्या चीज? सैचुरेटेड फोर्सेस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक, ये जो फोर्सेस है ना, ये बाकियों से अफेक्ट नहीं होते। मतलब जैसे किन्हीं दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसे न्यूक्लियस में किसी एक प्रोटॉन पर बस उसके नियरेस्ट नेबर से ही फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस पर 100 प्रोटॉन है, तो किसी एक प्रोटॉन को उसके आसपास रहने वाले प्रोटॉन से ही सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स देंगे, उसके बियॉन्ड मतलब उससे दूर में रहने वाले जो प्रोटॉन होंगे वो फोर्स नहीं देते, ठीक है ना। सैचुरेटेड का मतलब वहीं के वहीं सैचुरेट हो जाता है। ये मतलब जैसे दो प्रोटॉन है ना नियरेस्ट नेबर में, एक प्रोटॉन के आसपास मान लीजिए 3-4 प्रोटॉन है, बस इन्हीं तक का फोर्स महसूस करेगा। ये नहीं कि एक प्रोटॉन यहाँ है तो इसका भी फोर्स महसूस कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे भाई कूलाम्स के फोर्स में क्या कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा होगा, वो भी फोर्स लगाएगा इस पर, क्लियर है। लेकिन इसका फोर्स ये है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, बहुत करीब करीब के जो प्रोटॉन्स होते हैं वही एक दूसरे को न्यूक्लियर फोर्स देते हैं। बात समझ में आ गई ना, इसी को सैचुरेटेड फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट लिखो, पहले बताते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। अब हमने पढ़ा है इससे पहले भी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पढ़ी है कि नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और मतलब क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। उसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पिन होती है। तो क्या बोला इसने, द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। हाँ इसमें लिख लो छोटा सा है ना, इसी के नीचे लिख लो, मतलब इसी भाई ये प्रॉपर्टी तो यही है, ब्रैकेट में लिख लो इसी के साथ, है ना। द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन्स, है ना। द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग parallel spins is greater than the force between greater than the force between the two nucleons, greater than the force between the two nucleons having anti-parallel spins, having anti-parallel spins। इसका मतलब स्पिन पर डिपेंड करता है। पैरेलल स्पिन रखने वाले दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है एंटी पैरेलल के कंपैरिजन में, क्लियर है। ये सब पॉइंट्स ना कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपटीशन में जब भी कभी थ्योरी रखने का मन होता है वो इसी तरह के क्वेश्चन रखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। 3 सही दे देगा, एक चौथा गलत दे देगा, मतलब इसी में से कोई 3 पॉइंट ले लेगा और कोई एक चौथा आपने, जैसे मान लो इसी में दे दिया आर, इस यही दे देगा आर स्पिन इंडिपेंडेंट। अब स्पिन इंडिपेंडेंट वर्ड पर ध्यान देना है कि स्पिन इंडिपेंडेंट नहीं होते, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, और चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होते। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। सुनिए, मैंने कहा एसएसएन में दिखा द न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस, और रीजन में लिखा बिकॉज दीज फोर्सेस आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ए ट्रू आर फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, सिंपल बात खत्म। ऐसे करके आ जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट एक वर्ड लास्ट बचा, लिखो न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल मतलब सेंटर टू सेंटर लगते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ओके, ये सेंटर टू सेंटर एक्ट नहीं करते, मतलब कुल मिला के दो न्यूक्लियॉन्स को ज्वाइन करने वाले, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग नहीं लगते हैं, ये कैसे भी लगते हैं। कैसे भी लगना मतलब कैसे भी, बस इनको तो क्या करना है, कैसे भी करके स्टेबल रखना है, किसको, न्यूक्लियस को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डालिए, टाइम देखो बार ना। ओके, मैंने कहा था कि 2 क्लास में हम इसको पूरा कर लेंगे। 1 क्लास हो गई है, इसमें हमने बेसिक कहानियां खत्म कर दी। 3 टॉपिक बचे हैं, कल बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कल बिल्कुल छुट्टी ना करे कोई भी आप में से, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट। ओके चलिए, आज कितना काफी है, मिलते हैं कल।